Hello students, today we are going to study about integrated rate equation for zero order and first order reaction. First of all, we take the integrated rate equation for the zero order reaction. Now for the zero order reaction, you have to just consider a general reaction. मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, reactant changes into product. R represent the reactant and P represent the product. Then as you know that rate of a reaction is equal to the change in concentration of the reactant upon time taken. So it can be written as minus dr upon dt. According to rate law equation, it can be written as k into any rate constant into r raised to power 0 because it is a zero order reaction. This reaction is called differential equation. Now the because when जो किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए k इंटू 1 कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो k इंटू 1 हो गया, यानी कि रेट इज इक्वल टू क्या हो गया k, यानी कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दौरान. सो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे. उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि डी आर को आगे ले लेते हैं, तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के इंटू डी टी. ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन. इस थर्ड इक्वेशन को अब इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. सो ऑन इंटीग्रेशन इट विल बिकम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. यहाँ पर आई जो है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू तब निकालते हैं जब टी हम मानते हैं जीरो है, अर्थात जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है इसका मतलब टाइम क्या है, जीरो है. इसका मतलब उस समय जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नोट के द्वारा. सो एट टाइम t is equal to 0, the concentration of reactant R is equal to R naught is initial concentration. So now you can अब इसकी वैल्यूज रख देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसको जब आप वैल्यू रखेंगे तो k इंटू जीरो इंटू प्लस में आई, तो आई की वैल्यू आ गई हमारी आर नॉट. इसको हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 4 ली थी उसके अंदर इस वैल्यू को हम रख देते हैं. सो इक्वेशन 4 में जब आप रखेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आर नॉट. ये इक्वेशन आ गई. अब अगर आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, सो इट विल हैव द स्लोप. इसका जो स्लोप आएगा जैसा कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप आएगा. स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आर नोट को रिप्रेजेंट करेगा. सो ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, नेगेटिव ग्राफ आता है यहाँ पे. अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसा कि इक्वेशन क्या हमारी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट. आप इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखें तो माइनस के टी इज इक्वल टू, यानी कि आर को दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा आर माइनस आर नोट. नाउ के इज इक्वल टू, इस जहाँ पर जो माइनस का साइन था उसको दूसरे से रिवर्स ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आर नोट, और आर जो है वो माइनस में हो जाएगा. तो के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, और यू कैन से दैट k is equal to r naught minus r upon t. From this you can also find out the t, that is the time t is equal to r naught minus r upon k. तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन हमारी आती है ये हमारी आ जाती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. तो हमारी जो पहली मेन जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये वाली है, ये हमारी मेन इक्वेशन है जो कि है. इसी इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन यानी k की वैल्यू निकालना है या t की वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ये k की वैल्यू निकालने के लिए और t की वैल्यू निकालने के लिए. अब अगर इसी से जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर हमें हाफ लाइफ निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ होती क्या है। हाफ लाइफ क्या है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि 10 मोल से स्टार्ट करते हैं, तो उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होकर के 5 मोल में तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं हाफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ लाइफ टाइम में आधी हो जाएगी, यानी कि एट टी हाफ के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी, फाइनल कंसंट्रेशन, दैट विल बी आर नॉट अपॉन 2, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे इसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड आर इनटू इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर उस वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो टी की जगह हम लिखेंगे टी हाफ, आर नोट माइनस आर की जगह लिखेंगे आर नोट अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन के। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा हमारा आर नोट अपॉन 2 के। सो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या है, आर नोट अपॉन 2 के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 के, दैट इज द हाफ लाइफ। नाउ इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड द कंसंट्रेशन, इसके बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रही ग्राफ में। इट शोज दैट जो ग्राफ है वो किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ टाइम भी ज़्यादा होगा यहाँ पे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम उसी प्रकार से फिर हम लेंगे, एक एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि आर चेंजेज इनटू पी, रिएक्टेंट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर आप इसको रेट लॉ के अनुसार लिखते हैं तो ये हो जाएगा के इंटू आर, और अब आप इसको आर को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। Okay, on integrating the equation on both sides, it will become natural log r is equal to माइनस के टी प्लस आई। फिर उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर में किया था। when t इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू आर नोट। सो t की के यहाँ पर जो इक्वेशन है नेचुरल log r इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह पर रखेंगे जीरो, तो और r की जगह रखेंगे आर नॉट। तो क्या आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आई आ जाएगा ये हमारा। यस, यू कैन चेक। सो ये वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, तो नेचुरल लॉग आर नॉट इज इक्वल टू आई। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3, जो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 है उस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 3 तो ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू को जब आप पुट करते हैं तो ये हो जाता है नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इट, नेचुरल लॉग ऑफ आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग आर अपॉन आर नॉट वर्सेस टी, तो अगर आप ग्राफ देखेंगे नेचुरल लॉग आर और टी के वर्सेस से ग्राफ लेते हैं तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो नेचुरल लॉग आर नॉट के बराबर आएगा, और जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है माइनस के इक्वल है। तो ये इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन जो हमारे ऊपर जो इक्वेशन आई है 5 इक्वेशन, इसको आप चाहे तो इसकी इक्वेशन को लॉग ले सकते हैं।
तो जब आप इक्वेशन का log लेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और log r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, केवल इक्वेशंस के अंदर इधर उधर करना है, लेफ़्ट राइट में ले जाना है चीज़ों को। सो फाइनली द इक्वेशन जो नेगेटिव साइन उसको अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसको इन्वर्स कर लीजिए। सो इट विल बिकम log r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब जो पीछे हमारे पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के अनुसार हमें ग्राफ खींच सकते हैं log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम। तो जब आप ये ग्राफ इसके लिए लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो ग्राफ है log r नॉट अपॉन r बाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, और ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303। नाउ इक्वेशन log r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 कैन बी रिटर्न एज, इस इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे अगर मान लो हमें k की वैल्यू निकालें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन r। इसी प्रकार से अगर t निकालना है तो t इधर आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के log r नॉट अपॉन r हो जाएगा। यहाँ पर r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, r जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। अगर हम ये मान के चलें कि आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को ए माने, फाइनल कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स माने, यहाँ पर एक्स जो है इट इज़ द अमाउंट दैट इज डिकम्पोज्ड और यूज्ड, जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट यूज हुआ है वो उसको शो करता है। ए माइनस एक्स क्या है, रेजिडुअल अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो इन दैट कंडीशन you can change the equation. So equation will become k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। तो कुछ बुक्स में आपको जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से मिले k is equal to 2.303 upon 2 upon t log a upon a minus x, इस रूप में मिल सकती है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now we can also calculate the half life of the first order reaction। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है, क्योंकि क्या है 2.303 अपॉन टी log r नोट अपॉन r है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्योंकि हमें पता है कि हाफ टाइम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जो r है वो r नोट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, जो फर्स्ट ऑर्डर हमारी इक्वेशन है। सो यहाँ पर आप पुट करते हैं k इज इक्वल टू 2.303 t1/2 log r नोट अपॉन 2 आएगा तो 2 पर ले गए, यहाँ पर r नोट से r नोट कट गया तो ये हो जाता है। अगर t हाफ को आगे लाते हैं तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2। अब log 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010। So when we multiply 2.303 multiply 0.3010 upon k, so t half comes out to be 0.693 upon k। So this is the equation for the half life of the first order reaction, t half is equal to 0.693 upon k, where k is the rate constant। अब यहाँ पर इक्वेशन से आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो टी हाफ है वो इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है हाफ लाइफ में। इट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हाफ लाइफ के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ के बीच में, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस। सो टी हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन आर, it will be a horizontal line along the x-axis। So I hope you got it। Okay students, our next topic is pseudo first order reaction। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि जो
रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाते हैं। ऐसा नॉर्मली तब होता है कि जब अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और उनमें से एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो, इतना एक्सेस में है कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं हो, जबकि दूसरा पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट में देखिए कि यहाँ पर क्या है, इथाइल एसीटेट प्लस में H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल गेट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एसिटिक एसिड प्लस में इथाइल अल्कोहल। सपोज करिए कि स्टार्टिंग में हम इथाइल एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है वो लेते हैं 0.01 मोल और वाटर इसमें डालते हैं 10 मोल। शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है धीरे धीरे सपोज करिए कि जो फाइनल स्टेज है वहाँ पर पूरा का पूरा इथाइल एसीटेट कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 0। तो क्योंकि इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम होता है, तो इसका 0.01 मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी 0.01 मोल कंज्यूम होगा। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, 9.99 मोल ऑफ वाटर इज स्टिल लेफ्ट, जिसने रिएक्शन किया ही नहीं है। प्रोडक्ट कितना बना, 0.01 मोल बना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रेट ला इक्वेशन अगर हम लगाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन में तो कोई खास चेंज हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नो अप्रोप्रिएट चेंज, सो हम आप इसको लिख सकते हैं 0 के मान लेते हैं। हेंस रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। अब क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंसंट्रेशन टर्म है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो किसके बराबर, K इज इक्वल टू K डैश H2O, तो यहाँ पर इसको हम K तो इसके बराबर है। तो यहाँ पर केवल एक कंसंट्रेशन टर्म बचती है हमारे पास, ये 3 इथाइल एसीटेट K इंटू मोलर कंसंट्रेशन इथाइल एसीटेट, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। इस जबकि एक्चुअल में क्या है कि अगर हम दोनों का ही इथाइल एसीटेट और वाटर दोनों अगर 0.01 मोल लिए गए होते, वाटर की का कंसंट्रेशन भी 0.01 मोल होता तो वाटर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता, उसकी कंसंट्रेशन भी 0 हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों पर डिपेंड कर रहा होता रिएक्शन और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं। एक तो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल हैं 4.5 से लेकर के 4.9 तक वो आपको करने हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.5 4.6 जो है इसको करना है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो दी गई है उसमें 4.8 से लेकर के 4.20 प्लस एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, सो दैट T3/4 यानी T 75% इज इक्वल टू 2 इंटू T½ यानी T 50% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार से T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T½ तो ये है क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में दे दिए। यू हैव टू कंप्लीट इट इन 2 डेज। 2 दिन हैं आपके पास, इनको कंप्लीट करिए। आपके पास कोई क्वेरीज हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।